जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 7 जुलाई को जो पेपर होना था उत्तराखंड पीसीएस प्री का, उसको शिफ्ट करके अब 14 जुलाई कर दिया गया है। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल वी हैव 7 मोर डेज। तो उसका उपयोग लास्ट आवर्स में किया जा सकता है और आप अपनी सेल्फ स्टडी को एक नया मुकाम दे सकते हैं अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इन प्रैक्टिस सेट का भी यूज़ किया है। तो आपको पता ही है, जैसे कि हम लोग अभी सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर चल रहे हैं और साथ ही में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट भी दी जाएगी विद इन द आने वाले समय में। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, उत्तराखंड पीसीएस हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, तो उसमें आपको 20% डिस्काउंट की भी व्यवस्था की गई है अगर आप ज्ञान सर के कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 50 क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने क्यूरेट किए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने। और आइए देखते हैं आज हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और कैसे ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इनसाइड वाटर। जल में तेल की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से आप परिचित होंगे, करंट के लिए है। ग्रेवोमीटर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड के लिए होता है। पैदोमीटर जो होता है वो होता है गहराई नापने के लिए। तो इसका आंसर होगा गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप का प्रयोग किया जा रहा है, किसमें किया जाता है, इनफैक्ट किसमें, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इनसाइड वाटर। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, गायरोस्कोप। ओके, आप प्लीज इसको नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने फोन पे भी सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहे पेड ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर्स, आप इसमें भी कॉल करके जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इनकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग फिजिसिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, भौतिक शास्त्रियों द्वारा प्रत्यस्थता के नियम की खोज के सबसे अधिक किसको जाना जाता है। तो आपने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़ा होगा अपनी 10वीं और 11वीं क्लास में। हमारे टाइम पे तो 11th क्लास में था ये, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वो था हुक्स लॉ। फिलहाल ये रॉबर्ट हुक आपको दिला रहा होगा याद, किसकी, सेल्स की। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक्स की स्पेलिंग लिखी गई है, आप उससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर स्पेलिंग आ रही है किसकी, HOOKES, हुक्स लॉ। तो इसका आंसर क्या होगा, हुक्स। ठीक है, यंग मॉडुलस पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर है तो आपको यंग मॉडुलस का डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका रॉबर्ट हुक के बजाय मुझे कहना चाहिए हुक्स लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच टेम्परेचर इज स्टडीड। भौतिक विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें तापमान का अध्ययन किया जाता है। केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तो यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की ही है, लेकिन जो स्टडी करते हैं वो करते हैं हम किसमें, थर्मोमेट्री में। तो ये भी एक आसान सा सवाल है देखा जाए तो। ठीक, तो इसका आंसर है आपका थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट टेम्परेचर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर जरूरी होगा एक्सप्लेनेशन को पढ़ना वो मैं आपको बताऊंगा। ये रहे कुछ डिवाइसेस के नाम या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, और इनके जो इन्वेंटर्स थे उनके नाम आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो इसमें सबसे आसान हमको लग रहा है रेडियो का। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, जी मार्कोनी। तो डी का हो जाएगा यहाँ से 3।
तो इस तरीके से सीधे सीधे इसका आंसर क्या बन रहा है, ए। तो देख लेते हैं विज्ञानियों के नाम, ठीक है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ग्रामोफोन की खोज करी है एडिसन ने। ग्रायोस्कोप जो कि अभी हमने पढ़ा था उसकी खोज करी है फौकॉल्ट ने। न्यूक्लियर फर्नेस वाज इन्वेंटेड बाय एनरिको फर्मी एंड रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी, जिससे बहुत कुछ पॉसिबल है आज की दुनिया में। रेडियो वेव्स, ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है मेरे और आपके बीच में, ये सब रेडियो वेव्स का ही कमाल है, ठीक है। तो हम सबको इन विज्ञानियों का धन्यवाद देना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी डू नॉट यूज कनकेव मिरर। निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, यूपी पीसेस में भी और उत्तराखंड पीसेस में भी। तो ध्यान देंगे, इन डेंटल टेस्ट, इन सोलर कुकर, इन टॉर्चेस, इन द लैंप ऑफ द स्ट्रीट्स। लैंप ऑफ द स्ट्रीट्स यानी कि जो सड़कों के किनारे जो लैंप पोस्ट लगे रहते हैं उसमें इस मिरर का प्रयोग नहीं होता है। तो ये पता होना चाहिए हमको कि आखिर अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण यानी कि जो कनकेव मिरर है वो एक ही डायरेक्शन में फोकस दिखाता है आपको किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखने के लिए, जैसे कि दांतों के परीक्षण में, यानी कि इन द डेंटल टेस्ट, इन सोलर कुकर, ताकि सीधे सीधे वहां पर क्या हो, प्रकाश पड़े और वो स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो सड़कों के लैंप पर कनकेव मिरर का उपयोग नहीं होता है। आसान सवाल है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में भी पढ़ें कि उसका प्रयोग प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां पर है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात का। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ लिखा हुआ है या नहीं। ओके, यूज ऑफ कनकेव मिरर, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ पर्सन्स टीथ टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ टीथ फाइंड इन द हेडलाइट ऑफ द कार, इन द सोलर कुकर, इन द फ्लैश लाइट्स, हेडलाइट्स एंड सर्चिंग लाइट ऑफ द व्हीकल, इन द शेविंग मिरर्स। तो दीज आर द यूज ऑफ कनकेव मिरर्स। ओके, ये सब डेली लाइफ में हम लोग करते हैं यूज। कन्वेक्स मिरर का यूज है यूज इन द साइड मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये है कि आपको पीछे की बहुत बड़ी इमेज दिखनी चाहिए ताकि आपके छोटे से शीशे में पीछे क्या चल रहा है गाड़ी चलाते समय आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। तो उसमें यूज होता है किसका, कन्वेक्स मिरर का। ओके, तो कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर कैसा होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर ज़्यादा एरिया कवर करे पीछे से, तो हम कह सकते हैं कि वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, ताकि लाइट चारों तरफ आपको फैल के दिख सके। और कनकेव मिरर में क्या होगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिशिंग होनी चाहिए और इस तरीके से प्रकाश पड़ना चाहिए और एक ही जगह पर क्या है, उसको ऑब्जेक्ट देखने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, आप इसका ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं तो इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस से आ सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 6, द सोर्स इंटेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज बिटवीन 70 to 80 डेसिबल्स। देखिए मैं कितनी तेजी से बोल रहा हूँ, इसका भी जो वो है यूनिट, वो डेसिबल्स में मापी जाएगी, यानी कि वी हैव टू मेजर साउंड ऑल्सो। तो उसकी यूनिट क्या है, डेसिबल है। तो देखिए विस्परिंग है, लाउड स्पीकर है, रॉकेट है, रस्टलिंग ऑफ द लीव्स यानी कि पत्तों की सरसराहट कितने डेसिबल की होती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल 70 to 80 डेसिबल की जो वॉल्यूम है वो आता है आपका लाउड स्पीकर पर, ठीक है। यानी कि बड़ी भीड़ को संबोधित करने के लिए हमें लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है, या कोई अनाउंसमेंट करना हो रिक्शे में या ऑटो रिक्शा में कि ये फिल्म लगी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के अनाउंसमेंट आपने सुना ही होगा, तो वो लाउड स्पीकर का है। तो इसका आंसर क्या होगा, 70 to 80 डेसिबल्स इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, किस में यूज होगा, लाउड स्पीकर में। बाकी इसमें जरूर एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा फैक्ट इकट्ठे किए गए यहाँ पर। विस्परिंग के लिए है 15 to 20 डेसिबल्स, पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल्स के आसपास होती है। लाउड स्पीकर या जोर जोर से बात हम कह सकते हैं कि 70 से 80 डेसिबल। रॉकेट जो कि काफ़ी साउंड करता है उड़ते समय 160 to 170 डेसिबल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हट जाता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए हिंदी में ही पढ़ते हैं इस बार। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जाहिर सी बात है कि जब सन से लाइट आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो उसको कई सारे मीडियम से गुजरना पड़ता है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से उसमें उसका एंगल बदल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है। सेकेंड, द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय प्लेटिनम। ये बात भी बिल्कुल सही है।
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, अर्थात कहने का मतलब यह है कि सर्वाधिक वजन जो होगा हमें इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर महसूस होगा, जो कि गलत बात है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी वाइल मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता जब लाइट अलग अलग मीडियम से गुजर के हमारे तक पहुंचती है, तो सिर्फ एंगल बदलता है, ठीक है। लेकिन ये तो सरासर गलत है कि इक्वेटर पे मैक्सिमम वेट महसूस नहीं किया जाएगा, सबसे कम महसूस किया जाएगा, क्योंकि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे अधिक है, यानी कि बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वहां पर सबसे अधिक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। और यही हमको पता लगाना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका सही आंसर है आपका सी, कि इक्वेटर पे वेट मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए हमारे पास कई सारी डिवाइसेस हैं जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित करती हैं, जैसे कि डायनेमो है जिसको हम जनरेटर कहते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एनर्जी के नियम से आप भली भांति परिचित होंगे, दैट एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। तो एनर्जी कभी लॉस नहीं होती, ठीक है। तो सोलर सेल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक मोटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी का। जो पानी भरने के लिए टुल्लू पंप चलाते हैं ना आप, उसकी बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। विद्युत मोटर में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसके अलावा भी वो सारी चीजें पढ़ लें कि कौन सा डिवाइस कौन सी एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, चलिए सीधे। What causes the sun and the moon to appear in long circles near the horizon and due to which action in the earthen pot the water remains cold? इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं। दूसरा पार्ट पढ़ता हूं पहले कि कैसे मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। उसका जवाब है इवेपोरेशन। जितना इवेपोरेशन होगा पानी उतना जल्दी ठंडा होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, वाष्पीकरण। और पहले आंसर का भी, पहले क्वेश्चन पार्ट का आंसर भी यहीं पे छुपा हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कॉजेज व्हाट, सन एंड मून टू अपीयर इन लॉन्ग सर्कल्स नियर द हॉरिजन। ये भी आसान सवाल है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकेंगे अगर आपके सामने आ जाता है तो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कई बार, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़िए। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, मटेरियल परचेस कर सकते हैं। और यकीन मानिए इतने सधे हुए मटेरियल हैं कि आपकी सफलता में जो बाधा बन सकती थी वो इसको करने के बाद नहीं बनेगी। ओके, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आप। Who was the first to calculate the velocity of light and what is the speed of light in glass? देखिए सबसे अधिक गति भौतिक नियम के अनुसार अगर किसी चीज की है तो वो है लाइट की। कितनी स्पीड है वैक्यूम और एयर में, 3 × 10⁸। ये बात हम सब जानते हैं, मीटर पर सेकेंड। इसको अब 108 मत पढ़िए, इसको पढ़िए 10⁸। ओके, तो प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज व्हाट 10⁸। तो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज रोमर। और ग्लास में इसकी स्पीड हो जाती है थोड़ी कम, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अच्छा क्वेश्चन है। अगर खाली ये वाला पार्ट जाए कि सबसे पहले हु वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो उस विज्ञानी का नाम है क्या, रोमर। बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ। These are some facts of speed of the light in vacuum is 3 × 10⁸। और यही लगभग रहता है एयर के केस में। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर थोड़ी कम हो जाती है, जब मीडियम डेंस होगा तो जाहिर सी बात है कि लाइट की स्पीड को थोड़ा सा प्रभावित करेगा ही। तो उसका जवाब हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टर्पेंटाइन ऑयल में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज 10⁸। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत ही आसान सवाल है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उसका जवाब है विटामिन सी, ठीक है, कई बार आया है इसमें। और जबकि ए, डी, ई जो है ये फैट सॉल्युबल क्या है, विटामिन है। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन सी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें दी गई हैं, आसान है सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 12,
विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड विच वन इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें भी दो सवाल दिए गए हैं। तो पहला ढूंढते हैं कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल क्या नहीं है। हाइड्रो पावर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें हम जल की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी पोटेंशियल का इस्तेमाल करके काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किस में टर्न हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि वो टरबाइन को घुमा रही है। देन टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मेरे सामने जो चारों तरफ लाइट है, दिस इज द लाइट एनर्जी, और जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ वो है साउंड एनर्जी। दैट इज द पॉइंट। तो एनर्जी देखिए किस तरीके से क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लॉस कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका एग्जाम्पल। इसका क्या होगा, विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक ट्रांजिस्टर्स। ये तो हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली, आप जानते ही हैं इसका प्रयोग हर जगह है क्योंकि एक सेमीकंडक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट फ्यूल सेल, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, इट इज नॉट नेचुरल। ये हो गया क्या, सिलिकॉन और फ्यूल सेल। इसका आंसर क्या हो गया, सिलिकॉन तथा ईंधन कोष्ठिका। इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स इज नॉट रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते ही हैं कि जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है या रोटेट कर रहा है इस तरीके से। जैसे कि अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मैक्सिमम इक्वेटर पे है, मिनिमम कहाँ पर है, पोल्स में। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लॉथ ड्राइंग मशीन, यानी कि जो कपड़े जो धोए जाते हैं वो किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है उसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता। द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जबकि सेंट्रीफ्यूगल ऑब्जर्वर, क्रीम एक्सट्रैक्टिंग मशीन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थात ये अपकेंद्री बल का उदाहरण नहीं है। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। With which of the following devices can an amount of pectin in fruits be determined? फलों में मौजूद जो पैक्टिन है उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। लैक्टोमीटर तो हो गया आपके दूध के गाढ़ेपन को जांचने के लिए। एवोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग आप जानते हैं प्रेशर के लिए होता है। इसका जवाब है बी, दैट इज जेल मीटर। ठीक है, आप मुझे जरा खोज के बताइए कि जेल मीटर, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है इसमें। इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए जेल मीटर, JALMETER, शायद यही स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। जेल मीटर का प्रयोग होता है किसमें, पैक्टिन को, पैक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। तो पैक्टिन है क्या, पैक्टिन है फ्रूट में मौजूद क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पैक्टिन क्या है, फ्रूट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज को। पैक्टिन इज व्हाट, पैक्टिन इज कार्बोहाइड्रेट इनसाइड फ्रूट, और उसकी जांच करने के लिए या पता लगाने के लिए जेल मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है। लेजर किरण का आविष्कार हरगिज एल्फ्रेड नोबल ने नहीं किया था। एल्फ्रेड नोबल ने तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो सीधे सीधे क्या हो गया, गलत यही हो गया। बाकी सारे सही हैं, ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके थे। स्पीड ऑफ लाइट, रोमर बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ लाइट इन लिक्विड्स, वो कॉल्ड। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन नहीं जानता, आइंस्टीन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लेजर रेस इज नॉट डिस्कवर्ड बाय एल्फ्रेड नोबल। जबकि एल्फ्रेड नोबल तो जाने जाते हैं डायनामाइट के लिए, और नोबेल प्राइज कौन नहीं जानता। इन्हीं की वसीयत जो इन्होंने तैयार करी थी कि वे लोग जो सर्वश्रेष्ठ काम करके दिखाएंगे 5 फील्ड्स में, इकोनॉमी तो बाद में जोड़ा गया, उनको हर वर्ष क्या मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया ए, और उस पुरस्कार का नाम है नोबेल प्राइज। तो पता लगाते हैं कि लेजर रेस की खोज करी किसने थी, ये करी थी TH मेमन ने। किसने करी थी, TH मेमन ने। और डायनामाइट किसने खोज करी थी, एल्फ्रेड नोबल ने। ये हो गया आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। और ये है आपका स्पेस मिशन से रिलेटेड। 27 फरवरी 2024 श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कुछ एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो गगनयान मिशन के लिए भेजे जा रहे हैं।
ये रहे कुछ नाम, आपको पता लगाना इनमें से कौन सा नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा पता लगाना कि कौन कौन थे। प्रशांत बालकृष्णन कृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, सभी जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आ सकता तो पूछा जा सकता है कि गगनयान मिशन क्या चीज है। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ओके, कि व्हाट इज गगनयान मिशन, इसके बारे में पढ़िएगा आप। और ये रहे कुछ एस्ट्रोनॉट्स के नाम, प्लीज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर एज वेल एज द डिप्रेसेंट इन विच इट इज एंड विच इज कॉल्ड द एनिमी ऑफ कॉपर। सेकंड पार्ट मुझे याद आ रहा है, जो कॉपर का जो एनिमी है, जो दुश्मन है उसका, वो कौन है? वो होता है सल्फर। कौन होता है? सल्फर इज द एनिमी ऑफ व्हाट? कॉपर। और जब ये आंसर सही है तो यही इसका आंसर होगा, ओजोन। ठीक है, इसका आंसर हो गया ओजोन तथा सल्फर। ठीक, देखते हैं इन्होंने इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ दिया है या नहीं दिया है। ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर एज वेल एज अ डिप्रेसेंट। इट डज नॉट रिएक्ट विथ KMnO4 एंड K2Cr2O7। ठीक है, the word sulfur is derived from the Latin word sulfur. Sulfur is called the enemy of copper. The common name for sulfur is brimstone. ये भी आ सकता है। It has an atomic symbol of S and atomic number 16 and atomic weight of 32.1. So these are some important facts regarding sulfur. ठीक है, next question. Which of the following technology is used in the extraction of liquefied oxygen or liquefied hydrogen is called what at the industrial level and which is used in the production of explosive substances? और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस में भी। तो जो मुझे बात याद आ रही है वो है आपका व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? क्रायोजेनिक्स का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम सुना होगा? क्रायोजेनिक्स, जो बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे काम करता है। तो डी इज द राइट आंसर। और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस किससे बनता है? ग्लिसरॉल से। और ये रहा इसका आंसर, क्रायोजेनिक्स एंड ग्लिसरॉल। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, प्लीज याद रखेंगे। साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। क्रायोजेनिक टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन लिक्विफाइड ऑक्सीजन और लिक्विफाइड हाइड्रोजन एट द इंडस्ट्रियल लेवल एंड द केमिकल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट इज ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पता लगाते हैं कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है। चलिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको उत्क्रम परासरण कहते हैं, क्षरण विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, पूर्णन तथा अवसादन के द्वारा होता है। ऑस्मियम सबसे हल्की और लिथियम सबसे भारी धातु, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑस्मियम सबसे भारी है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोनीकरण यानी कि हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में निकिल धातु का उपयोग करता है। यह बात बिल्कुल सही है। तो उसमें गलत क्या है? इसमें गलत है सी, दैट ऑस्मियम इज द लाइटेस्ट एंड लिथियम इज द हैवीएस्ट, बल्कि उल्टा होना चाहिए। ऑस्मियम इज सपोज टू बी द हैवीएस्ट सब्सटेंस। तो व्हाट इज रॉन्ग? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट ऑस्मियम इज लाइटेस्ट, जबकि ये क्या है? हैवीएस्ट। अच्छा सवाल है। इस सवाल के जरिए आप इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ पा रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस प्रैक्टिस सेट्स कि रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? जल को शुद्ध करने में किया जाता है। प्लीज ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। काफी मेहनत की जा रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्रिएट करने के लिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड टू मेक बोट्स? देखिए, बोट हो गई, शिप हो गई, ये हमेशा पानी के संपर्क में रहती है। और लोहे का दुश्मन कौन है? जंग है। तो जंग ना लगे, किसका यूज किया जाना चाहिए? एल्यूमिनियम का नहीं, टाइटेनियम का नहीं, निकल टाइटेनियम का यूज किया जाएगा। इसमें किसका यूज किया जाएगा? टाइटेनियम का, क्योंकि ये कोरोस नहीं करता, कोरोसिव नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन। ओके, देख लीजिए इसको। Titanium metal is used to boat making because it does not corroded by sea water. Titanium is a light and strong metal. It is as strong as steel. Steel के बराबर मजबूत है, but much lighter than it.
Titanium is the preferred material for making submarine parts as it can withstand the heavy water pressure and even at the greater depth and does not rust. This is something very important information about titanium. Okay, हल्का और काफी मजबूत. अब देख लेते हैं कॉमन नेम और कुछ केमिकल नेम. हाइपो, रस्ट, सॉल्ट पीटर एंड वुड स्पिरिट. ओके, हाइपो इज रस्ट, सॉल्ट पीटर, वुड स्पिरिट. तो डी का होगा 3. तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए. हाइपो इज फेरिक ऑक्साइड. चलिए मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्षमा चाहूँगा. इसका आंसर डी है, सॉरी. ए है 3, यानी कि हाइपो हो गया सोडियम थायोसल्फेट. क्या हो गया? हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट. और रस्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड. अरे ये तो आसान था, मैं भूल कैसे गया. सी का हो गया 1 पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्टपीटर. और वुड स्पिरिट हो गया मिथाइल एल्कोहल. दीज आर द करेक्ट मैच ऑफ दिस कॉमन नेम टू द केमिकल नेम. ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा आप. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कुछ. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं अपने पास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. Which one of the following acid is used in the manufacture of medicines and plastics and whose color changes to pink when reacted with alkali? निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर इसका रंग गुलाबी रंग में बदल जाता है? तो एक बात तो मुझे पकड़ में आ रही है कि इसका आंसर है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? फिनोप्थिलीन. क्या होगा? फिनोप्थिलीन. अच्छा सवाल बनाया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ने, याद रखेंगे इसे. HCl एंड फिनोप्थिलीन. गुड क्वेश्चन. 22 का बी. क्वेश्चन नंबर 23. गिवन बिलो आर सम सब्सटेंसेस एंड देयर pH वैल्यू. गुड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? कौन से मैच सही नहीं है इसमें? देखिए, इसमें pH वैल्यूज दी गई हैं अलग अलग सब्सटेंसेस की. पता लगाना है आपको कि क्या सही मैच नहीं कर रहा है. जहां तक मुझे याद आ रहा है यूपीएससी में बहुत साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था बैटरीज के pH वैल्यू के बारे में. तो वो लाई करती है 0 to 1 के बीच में. तो इसलिए पहला ऑप्शन ही क्या है? रॉन्गली मैच है. तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. ठीक है ना. बाकी सारी pH वैल्यूज बिल्कुल सही दी गई हैं. ठीक, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है. हो सके तो इस क्वेश्चन के सहारे कुछ और फैक्ट्स की भी आप जांच कर सकते हैं और उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं. ये देखिए 0 to 1. और गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू है वो है 1.2 to 2. ठीक है, बाकी सारे ब्लैक कॉफी का इतना है, ह्यूमन यूरिन और ब्लड का इतना है, अमोनिया का 11.6 है. देखिए काफी ज्यादा है, मतलब ये बेस की तरफ जा रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. काफी बड़े स्टेटमेंट्स हैं इसमें, पढ़ते हैं इसको. आइए ध्यान से. रॉन्ग स्टेटमेंट हमको ढूंढना है, यानी कि गलत कथन कौन सा है. चार्ल्स लॉ एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड क्वांटिटीज ऑफ गैस. ओके, अभी देखते हैं इसको. द रैट किलिंग वेनम इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ केमिकल कॉल्ड पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड. ये बात बिल्कुल सही याद आ रही है हमको, ये गलत नहीं है स्टेटमेंट. आयरन इज द सेकंड मोस्ट एब्यूडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. यस. एंड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये बात भी बिल्कुल सही है. तो हमको पता लगाना है कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा सही नहीं है. ये बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यही गलत होना चाहिए. तो चार्ल्स लॉ एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड क्वांटिटी नहीं होगा, टेम्परेचर होना चाहिए मेरे हिसाब से. टेम्परेचर. ओके. तो चार्ल्स का नियम गैसों के आयतन एवं गैसों की मात्रा दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित नहीं करता है, जबकि टेम्परेचर पे करता है. देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया है या नहीं. हाँ, सही है. चार्ल्स का नियम गैसों के आयतन तथा ताप यानी कि टेम्परेचर बिटवीन द टू प्रॉपर्टीज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. चार्ल्स लॉ याद रखेंगे बात को. क्वेश्चन नंबर 25. which of the following technology institutes has developed a technology called अमृत. अमृत का फुल फॉर्म दिया हुआ है, देखिए. arsenic and metal removal by Indian technology for removal of arsenic and metal ions from water.
देख रहे हैं आप किस हमारे संस्थान ने ये काम कारनामा किया होगा, तो वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, चर्चा में था मामला काफी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है, इसको प्लीज हाई प्रायोरिटी में रखिएगा। आईआईटी मद्रास ने ये कमाल किया है। ठीक है, और अमृत का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ठीक, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन क्रिएटेड बाय या क्यूरेटेड बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विस। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ये देख लीजिए, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर चीजें दी गई हैं। द टेक्नोलॉजी यूजेज नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड which selectively removes arsenic when passes through water. This water purifier has been developed for both household and community levels. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, गुड। Now question number 26, which one of the following glasses is used in the manufacture of the bottles to store highly reactive chemicals in the laboratories? निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में उच्च अभिक्रियाशील रसायनों को रखने हेतु बोतल में निर्माण में किया जाता है? इन सभी ग्लासेस का कुछ ना कुछ तो यूज है ही। इसको हम देखेंगे कि कौन से ग्लास का यूज क्या है। फिलहाल इसका आंसर निकल के आ रहा है क्या? जीना ग्लास। जीना ग्लास इज यूज्ड। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जीना ग्लास। तो आइए देखते हैं कि बाकी ग्लासेस का क्या यूज है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। प्रिंट ग्लास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीस्कोप लेंसेज, प्रिज्म एंड आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूज ग्लास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सनग्लासेस, जैसे कि रेबैन वाले हाई क्वालिटी चश्मे होते हैं वे। क्राउन ग्लास इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आई ग्लास लेंसेज, आपने सुना होगा आई लेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है लोगों के द्वारा जो चश्मा पहनना प्रेफर नहीं करते। एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस, याद रखेंगे हाँ इस बात को। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। अग्निरोधक कपड़े के निर्माण के लिए हमें पता लगाना है कि कौन सा कथन सही है। अग्निरोधक कपड़े के निर्माण के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है जी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रसायन कृत्रिम रूप से फल पकाने के प्रयोग में लाया जाता है जी, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि कार्बाइड का इस्तेमाल होता है फलों को पकाने के लिए, ठीक है, जो एसिटाइलिन गैस रिलीज करते हैं। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू मेक रॉ शुगर्स कलरलेस। यस, एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फायर रिटार्डेंट फैब्रिक्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। But sodium chloride is not used for the artificial ripening of the fruits. So which of the statement are correct? 1 and 3 is correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। काफी अच्छा सवाल है, प्लीज ध्यान देंगे इस बात का। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। तो फलों को पकाने के लिए किसका यूज होता है? कैल्शियम कार्बाइड का। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following statement is correct? Elythrinium is a synthesized pyrethroid insecticide used in mosquito repellents. Semen used for artificial insemination is stored in liquid nitrogen. एलिथ्रीन संश्लेषित पायरेथ्रॉइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है जी। कृत्रिम गर्भधान के लिए प्रयुक्त होने वाले वीर्य को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। मेरे ख्याल से इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर क्या होगा? सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही सही है भाई, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड। ओके, एंड इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ए एंड 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। अब देखिए, नेशनल मेटलर्जी लेबोरेटरी कहाँ है, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च कहाँ है। सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, जिसकी स्थापना 1787 के आसपास देहरादून में की गई थी। तो बी का हो गया आपका 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी के नाम पढ़ लेते हैं। ए का है मेटलर्जी लेबोरेटरी, कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तो सर्वे ऑफ इंडिया हमेशा याद रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 30, बिलो आर सम केमिस्ट्री रिलेटेड साइंटिस्ट्स एंड देयर डिस्कवरीज, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर। बोहर ने डिस्कवर किया था साइक्लोट्रॉन को, जी नहीं, हरगिज नहीं। टिंडल इफेक्ट जानते ही हैं आप, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सोरेनसन पीएच वैल्यू के लिए जाने जाते हैं और रॉन्जन जाने जाते हैं डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। ये नाम भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? बोहर। बोहर जाने जाते हैं अपने किसके लिए? एटॉमिक मॉडल के लिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बोहर इज नोन फॉर व्हाट?
एटॉमिक मॉडल। तो साइक्लोट्रॉन के लिए कौन जाना जाता है? साइक्लोट्रॉन आप जानते ही हैं, लॉरेंस जाने जाते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक प्रकार से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को आपस में टकराया जाना, ठीक। तो ये है आपका ए। चिकनगुनिया डिजीज इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस? इन्फ्लुएंजा वायरस ऑफ वेरियोलिया, हेपेटाइटिस वायरस या अल्फा वायरस? इसका आंसर है अल्फा वायरस, जिसके कारण क्या होता है? चिकनगुनिया डिजीज होती है। डिजीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा से रही है। प्लीज इसका ध्यान दीजिएगा कि बाकी बचे जो वायरस हैं इनके कारण कौन कौन से रोग होते हैं, या शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, किस चीज की कमी से कौन सा रोग होता है। ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं। ये देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है बर्ड फ्लू डिजीज से, है ना। वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स डिजीज, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस आप जानते हैं। डिजीज लाइक स्किन डिजीजेस एंड हेयर लॉस आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? सी के ए तो हो ही नहीं सकता, आसान सवाल है ये। इसका आंसर है विटामिन B7 कॉजेज व्हाट? कॉजेज हेयर लॉस एंड डेफिशिएंसी, ठीक है, इज द राइट आंसर, विटामिन B7। ओके, ये आसान सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि विटामिन के सारे नाम, उनके केमिकल नेम, ठीक है, विटामिन बी के कितने सारे टाइप्स, प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं 33। राइबोसोम, न्यूक्लियस तर्क काय यानी तारक काय है ये? नॉट कलेक्टली मैच्ड। राइबोसिन, पैलेट, न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियोलस, हार्टविक। तारक काय, दरअसल तारक काय ये हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश, मुझे समझ में नहीं आ रही बात इसमें। अगर ये सेंट्रोसोम है, मैं चाहूंगा कि 33 वाले क्वेश्चन की जरा खोजबीन आप लोग भी करें। फिलहाल मैं इसमें तुक्का मारने जा रहा हूँ डी, तारक काय में, क्योंकि मेरी संज्ञान में ये नहीं है, तो हो सकता है इसका आंसर ये हो डी। देखते हैं सही है या नहीं। इत्तेफाक से सही हो गया है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। प्लीज आप इसको जरा खोजिएगा अपने स्तर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। फैटी एसिड्स and glycerol are absorbed by the lymphatic cells. Over secretion of insulin reduces the amount of glucose in the blood, leading to a disease called hypoglycemia. इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। यानी कि अगर ब्लड में शुगर की कमी हो जाए जरूरत से ज़्यादा, तो भी खतरनाक स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है जी, गलत कथन हमको खोजने हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द लिम्फेटिक सेल्स। मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज। क्या आंसर होना चाहिए इसका? नन ऑफ दीज, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आंसर इज व्हाट? डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ 34th क्वेश्चन, ठीक है। 34th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी। ये देखिए, डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द लो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है ना। What is the transition zone between two biological communities and where are the sperms used in artificial insemination of the animal stored? दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? पशुओं के कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? ये क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसको कहते हैं हम इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन, यानी कि ट्रांजिशन जोन है किसके बीच में? दो कम्युनिटीज के बीच का। तो आंसर इज इकोटोन। और किसमें रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। किसको? यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को, ठीक है, एनिमल के स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल डिवाइसेस इज यूज्ड टू डिनोट इलेक्ट्रिकल फंक्शंस इन द ब्रेन टू रिप्रेजेंट ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस? आपने ECG का नाम कई बार सुना होगा, वो तो अलग चीज हो गई। कंप्यूटर स्कैन ये भी नहीं हो सकता, ऑटो एनालाइजर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा EEG, दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। EEG इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। EEG का फुल फॉर्म ही अगर पूछने को आ गया तो क्या करेंगे आप, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसका। द EEG डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। Brain cells communicate with each other through electrical impulses, a process that remains active even in sleep. सोते समय भी ये प्रक्रिया क्या है?
चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए, इसके कंटेंट को देखिए, कई बार रिवाइज करिए। यकीन मानिए कि आपके सफल होने की चांसेस लगभग दुगने हो जाएंगे, दुगने। ठीक है, तो प्लीज अवेल करिए इस चांस को और बिल्कुल तैयार रखिए अपने आप को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखते हैं क्या है। सी वीड्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंड नेम द चेस्ट बोन। ठीक है, छाती की हड्डी का नाम बताना है, और जो वीड्स होती हैं, जो खरपतवार होती हैं समुद्र में पाई जाने वाली, वो किस चीज का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो है आयोडीन का, और हड्डी का नाम है छाती की स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन से फायदा यह है कि अगर मान लीजिए किसी खास वजह से आप लोगों ने अगर कंटेंट या कह सकते हैं कि चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो एटलीस्ट अगर आपने यहाँ कर लिया है तो कम से कम आपका जो बैक ऑफ द माइंड वाला जो है ना, वो काम आ सकता है ऑप्शंस को देखकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, कार्लोस लिनियस, ये एक बायोलॉजिस्ट हैं। हिप्पोक्रेटस, लुइस पास्चर एंड टीएच मॉर्गन। पता लगाना है कि भैया इन्होंने क्या क्या किया है और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। लुइस पास्चर मुझे याद आ रहे हैं, इज नोन फॉर माइक्रोबायोलॉजी, तो सी का तो हो जाना चाहिए 1, सी का हो जाना चाहिए 1। तो बस मुझे तो एक सूत्र मिल गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी। तो ए का हो गया 3, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। लुइस पास्चर को जाना जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंड टीएच मॉर्गन इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या था इसका? डी ही था ना? हाँ सही है। कार्लोस लिनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, हिप्पोक्रेटस द फादर ऑफ मेडिसिन, लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एंड टीएच मॉर्गन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पोटैटो? अरे बाप रे, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है भाई। फिलहाल इसका आंसर है 48 is the number of chromosomes found in potato, and the name of mustard is Brassica juncea. Brassica juncea and 48। 39 का ए। ये देखिए, आप इसको प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने पास रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज करिए इसको बार बार। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, लीजिए। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन का और ये रहा हिंदी वाले पोर्शन का। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, अच्छे तर्कों के साथ और अच्छे फैक्ट्स के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? येलो कलर इन पपाया इज कॉज्ड ड्यू टू कैरी कैक्सांथीन, दैट इज करेक्ट। बिटरनेस इन बिटर ग्रॉड, यानी कि जो करेला है उसमें करवाहट होती है, इसकी वजह से, मैमर डिकोसाइट की वजह से। येलो कलर्ड अनियन इज नॉट कॉज्ड बाय कैप्सिन, ये तो मिर्च वाला मामला हो गया यहाँ पे, तो यही करेक्टली मैच नहीं है। पंजेंसी इन रेडिस इज कॉज्ड ड्यू टू आइसोसाइनेट, ये भी सही है, लेकिन सी इसका सही जवाब है क्योंकि ये इससे करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। और ये प्याज में जो पीला कलर होता है वो होता है ड्यू टू क्वेरसेटीन के कारण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। द हेपेटिक वेन, आपको पता लगाना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द हेपेटिक वेन इज द वेन इन द ह्यूमन बॉडी दैट हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। ओके, DNA was discovered by Frederick Misher in 1869 and the double helix model of DNA was given by James Watson। ये बात भी बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। The rate of decomposition in polyunsaturated fatty acids is quite rapid, due to which the maximum oxygen molecules are taken up in the convective action. The hepatic vein is the vein in the human body that has the maximum concentration of urea. I think all these statements are correct। ठीक है, मानव शरीर में यकृत शिरा ही वह शिरा है जिसमें यूरिया की सांद्रता अधिकतम होती है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी तथा डीएनए का डबल हेक्सिकल मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था।
बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अधिकतम गुण ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये सारे सही होने चाहिए। हाँ, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यूपीएससी की स्टाइल में पूछा गया, जैसे पहले यूपीएससी पूछा करती थी पहले। आजकल तो यूपीएससी बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछ रही है भाई। किसी भी कोचिंग के पकड़ में नहीं है यूपीएससी, ध्यान देना इस बात का। यानी कि खुद ही सब कुछ करना है यूपीएससी के लिए। अगर आप खुद करने को तैयार हैं तो यूपीएससी की कोई भी कोचिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप स्वयं करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई कोचिंग कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। रिसेंटली एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, ऑफ विच कंट्री हैज सेट द रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस। स्पेस रेस आप जानते ही होंगे, रशिया और यूएसए के बीच में कई सालों से चल रही है। भारत जैसे विकासशील देशों ने भी स्पेस में काफ़ी नाम कमाया है, और हाल ही के दिनों में तो काफ़ी स्पेस मिशंस इंडिया ने भेजे ही हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एस्ट्रो जैसे कि आदित्य मिशन क्या था, है ना, और आपका चंद्रयान 3, ये सब चीज़ें। आंसर इसका क्या है? रशिया, ठीक है। रिकॉर्ड बना है 879 दिन का, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब रशिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन ब्रेन। मानव के मस्तिष्क से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द हार्ट रेट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी, cerebrum is a part of the posterior part of the brain. I think this is not correct. इसका आंसर होना चाहिए cerebellum। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? ये होगा only 3 is not correct। बाकी दोनों सही हैं भाई, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही है। And C is the right answer according to this। ओके, 43 का C, ये देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। फोर ब्रेन, सेरिब्रम, ये सारे नाम, मिड ब्रेन बिल्कुल क्वाड्रिजेमिना, और सेरिबल पेंडिसल। पोस्टीरियर ब्रेन इज सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल की किताबों में लिखा है ये सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन नेम एंड अल्टरनेट नेम ऑफ डिजीजेस। ओके, मीजल्स, पर्टुसिस, प्लेग, ब्लैक डेथ, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, वाइट ब्लड सेल की संख्या उसमें काफ़ी बढ़ जाती है, मम्स इज पैराटोटिस। आई थिंक द आंसर इज ए, मीजल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पर्ट्यूसिस का संबंध किससे है? काली खांसी यानी वूफिंग कफ से है। ओके, देखिए बीमारियां, डिजीजेस, विटामिन्स, मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी हैं, उनसे भी क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बिलो आर सम डिजीजेस एंड द नेम्स ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड। देखिए ये कुछ डिजीज के नाम है, आपको पता लगाना है कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। ग्लूकोमा का संबंध तो आइस से 100% है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ऑटिसिस इज नॉट रिलेटेड टू स्किन, इट इज रिलेटेड टू ईयर, यानी कि कान से है, तो ये नहीं होगा। रिकेट्स का संबंध बोन से, ये भी सही है, ये भी सही है। तो पता लगाना है कि, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड। करेक्ट कौन सा हो गया? 1 and 3। 1 and 3 आर करेक्ट, रॉन्ग इज व्हाट 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये देख लीजिए, ऑटिटिस का संबंध किससे है? ईयर से है, और सोरायसिस का संबंध किससे है? स्किन से है। क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following proteins is found in peanuts and artificial breeding in oyster for trade in related to which terminology? मूंगफली में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहला पार्ट। तथा व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन किस शब्दावली से संबंधित है? टफ क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब तो है ही। इसका जवाब है सी, एर्जिनाइन एंड ऑस्ट्रोकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, एर्जिनिन एंड ऑस्ट्रोकल्चर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, इसको आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और याद भी रखेंगे इस बात को। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके खाली उसको प्रिजर्व नहीं करना है, उसे क्या करना है? उसे आपको
याद भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको पता लगाना है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट सेल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द हार्मोन दैट इंड्यूसेस और स्टिमुलेट्स द पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस इज सेरोटोनिन। पहला तो बिल्कुल सही है और हमको पता लगाना है रॉन्ग कौन सा। मेरे ख्याल से दूसरा गलत हो सकता है, इसमें मैं देखूंगा इसका आंसर। यस, ओ, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। फिर से सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो रहा था इनफैक्ट। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है भाई, ठीक। इसमें से कोई सा स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप प्लीज इन स्टेटमेंट्स को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है। is the last part of the spinal cord that forms the remains of the lost tail of a primitive human and it is often referred to as the tailbone। ठीक है, आपके हिप्स के ठीक ऊपर जहां पर जो रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वो याद दिलाती है किस चीज की, उस प्रिमिटिव पार्ट की, है ना, प्रिमिटिव ह्यूमन की, जिसको हम टेल कह सकते हैं उसकी, और उसका नाम है क्या, कॉकेक्स। क्या नाम है इसका, कॉकेक्स, ठीक। याद रखेंगे इस बात को, कॉकेक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। पूंछ का अवशेष बनता था, ठीक है, और अक्सर इसे टेल बोन भी कहा जाता है। बायोलॉजी के बड़े शानदार क्वेश्चन रखे गए हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल फ्रूट एंड ड्यू टू विच डेफिशिएंसी द लिटिल लीफ डिजीज इन लेमन इज कॉज्ड। देखिए, कुछ ट्रू फ्रूट्स हैं, कुछ फॉल्स फ्रूट हैं, इसकी सूची दी गई है इसमें, देखेंगे अभी उसको। आंसर इसका है क्या, सी। आंसर इसका क्या बन रहा है, सी इज द राइट आंसर, दैट इज एप्पल एंड कॉपर। लिटिल लीफ डिजीज इन लेमन इज कॉज्ड ड्यू टू कॉपर, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है भाई। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लें और इसको ढंग से पढ़ें, ओके। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको जूम करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अब पहुंच चुके हैं आज के अंतिम सवाल में। KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल जो त्रिवनंतपुरम में है, केरला में, हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट AI टीचर रोबोट कॉल्ड आयरिस। ये बात बिल्कुल सही है जी। AI का उपयोग अब देखिए आने वाले समय में क्या तहलका मचाता है। चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट नेम्ड होमोसैप एटम ऑन 25 अप्रैल 2024। यस, आई नो दिस डेट। लेकिन यहाँ पर चाइना की जगह क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाता है, गलत। पहला बिल्कुल सही है जी। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द लैंडिंग मिशन ऑफ इट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट इज RLV नेम्ड पुष्पक फ्रॉम द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एट चेलाकेरे, जो कि चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, मार्च 22, 2024, यानी कि पिछले से पिछले महीने। तो इसमें सही है पहले और तीसरा, इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक। तो ये रहे 50 बड़े ही शानदार क्वेश्चन जो कि आपके उत्तराखंड PCS, यहाँ तक कि UP PCS में भी आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा आज का सेशन, साइंस के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और प्लीज़ अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि ये आपको सीरीज कैसी लग रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़ने का प्रयास कीजिए और दूसरों को भी कहिए कि हाँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यकीन मानिए कि अगर आप अपने सेल्फ स्टडीज़ में इस सारे मटेरियल को ऐड कर लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स निकलने की संभावना दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। आप उस कट ऑफ से भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।